अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। बायोलॉजी का चैप्टर इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 में बच्चों मैं ज़िशान हनीफ आप सारे बच्चों को फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। अच्छा बच्चों, जेनेटिक्स चैप्टर का नाम था। वक्त ज़ाया किए बगैर हम ज़रा टॉपिक की बात करें तो अभी तक आप सारे बच्चों ने मुझसे जीनोटाइप और उसकी जो फर्दर आगे कैटेगरीज टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें जो आज के टॉपिक से रिलेटेड भी हैं, वो तो पहला वर्ड है जीन। जीन क्या होता है? तो जवाब आता था कि जीन जो हैं सर ये हमारे डीएनए का एक पार्ट है। डीएनए के वो हिस्से हैं जो इंसान की बॉडी में, किसी भी जानदार की बॉडी में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन की तैयारी में मदद देते हैं। उन डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को जीन्स कहा जाता है। जीन्स जिस मुकाम पर मौजूद होते हैं उस जगह को हम लोकस बोलते हैं, उसका लोकाई कहते हैं। वो मुकाम जहाँ पर जीन मौजूद होता है उसे हम उसका लोकाई कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारी बॉडी में जितनी भी खसूसियात हैं, हमारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जीन्स हैं। एक जीन जो होता है हमेशा पेयर्स की सूरत में होता है। एक जीन हमेशा पेयर्स की सूरत में होता है। जीन का एक हिस्सा, जीन का जो पेयर होता है उसे हम अलील बोलते हैं। एक जीन के अंदर दो अलील्स होते हैं। अलील का, जीन का एक अलील एक फादर की तरफ से आता है और जीन का जो दूसरा पेयर का पार्ट है वो मदर की तरफ से आता है, जिन्हें हम अलील्स बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्केच भी बनाने लगा हूँ। जीन्स का कॉन्सेप्ट बच्चों आप सारे बच्चों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, फिर ही आज का टॉपिक समझ आएगा। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरी अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जो एक मखसूस मालूमात के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, उसे हम जीन बोलते हैं। एक जीन जो होता है ये हमेशा पेयर की सूरत में होता है। एक जीन जो होता है उसके जो पेयर की सूरत में होता है, उसके जो पेयर्स होते हैं, उसकी जो जोड़ियां होती हैं, उन्हें हम अलील्स भी कहते हैं। उन्हें अलील्स कहा जाता है। एक जीन जो है उसके अंदर दो अलील्स होते हैं। अलील का एक हिस्सा जो है फादर से आता है और जीन का जो दूसरा पार्ट, यानी दूसरा अलील जो है वो मदर से आता है। दोनों के दोनों अलील मिले तो फिर एक जीन बनता है। जैसा कि एक जीन है, जीन का नाम है जीन ए। तो जीन ए जो है उसका एक अलील जो है किसी भी शख्स के अंदर वो फादर से आएगा। जीन ए का दूसरा जो अलील होगा वो उसके मदर में से आएगा। इस तरह दोनों अलील आपस में मिले तो एक जीन बनता था। ये बात बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि एक जीन दो अलील से मिलकर बनता है। अलील्स दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अलील्स अगर ताकतवर होंगे तो उन्हें डोमिनेंट बोलेंगे, अगर कमज़ोर होंगे, अपने असर को छुपा लेंगे, तो उन्हें हम रिसेसिव कहते थे। ये था बच्चों खुलासा। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत के कवानीन। ये बात तो तय है कि बच्चे अपने वालिदैन जैसे हैं। बच्चे अपने वालिदैन जैसे हैं। खसूसियात हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, खसूसियात वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। ये बात जो है अज़ल से चलती आ रही है, अब तक रहेगी, लेकिन बाकायदा उसका जो तरीक़ाकार है कि खसूसियात वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं, ये काम जो है ग्रीगर मेंडल एक बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और इनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, इस मुनासबत से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। आप जानते हैं जैसे जाबर बिन हयान है, उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है बेसिकली एडवांस केमिस्ट्री की जो बेसिक बातें हैं वो सारी वहीं से शुरू होती हैं। तो ये जो ग्रीगर मेंडल इनका पूरा नाम है, इन्होंने
इनहेरिटेंस के लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, इसी मुनासबत से इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, ही वॉज नॉट बायोलॉजिस्ट बाई बर्थ, ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था। ही वॉज अ प्राइस्ट, ये एक पादरी था चर्च के अंदर, ये एक पादरी था और उसी चर्च के लॉन के अंदर इसने मटर के पौधे उगाए हुए थे, पी प्लांट्स उगाए हुए थे, और उन पी प्लांट्स के ऊपर इसने अपनी रिसर्च की। तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स को इसने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किया। 28,000 पौधों को उसने अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किया। ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। एक वर्ड है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, एक वर्ड है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ये बायोलॉजिस्ट नहीं था। और इसकी जो रिसर्च है, इसके जो लॉज हैं, इसने अपनी रिसर्च के अंदर पी प्लांट को चूज़ किया, मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। मेंडल की जो रिसर्च है इतनी ज़्यादा मकबूल हुई, इतनी ज़्यादा मकबूल हुई, और इसकी बातें जो थी इतनी ज़्यादा यूनिक थी कि इसके दौर के अंदर इसकी रिसर्च को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, बिकॉज ही वॉज नॉट, उस लाइन का बंदा नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी रिसर्च जो है इसको इसके दौर में पजीराई ना मिली, इसको रिवार्ड, इसको रिगार्ड इसकी एज में नहीं मिला। इसके मरने के 16 साल के बाद, इस ग्रीगर मेंडल की वफात के 16 साल के बाद इसके काम के ऊपर दोबारा से रिसर्च की गई, और इसके जब रिजल्ट्स निकले तो वो बड़े सरप्राइजिंग थे कि ये आज से 16 साल पहले ये आदमी ये सारी बातें कर गया है, और उस वक़्त इसकी बात को चूँकि इतनी ज़्यादा पजीराई ना मिली, इतनी ज़्यादा तकरीम ना मिली, लोग इससे इतने मुतासिर ना हुए और इसके काम को लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन इसके मरने के 16 साल के बाद ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज़, इसको नोबल प्राइज़ भी मिला। लेकिन आफ्टर द डेथ, उसकी मौत के बाद 16 ईयर्स लेटर, तकरीबन 16 साल के बाद इसको नोबेल प्राइज़ मिला, इसकी मौत के बाद। और इसने विरासत के मतलब 2 लॉज पेश किए, 2 कवानीन इसने पेश किए। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसने 2 कवानीन पेश किए थे इनहेरिटेंस के बारे में कि खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं। पहला कानून है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 लॉज बच्चों इसने इंट्रोड्यूस करवाए, और ये 2 लॉ आज भी माने जाते हैं। हम बारी बारी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सवाल आता है कि मेंडल ने अपनी रिसर्च के अंदर पी प्लांट ही क्यों चूज किया, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं चूज किया? और पी प्लांट भी 28,000 प्लांट्स को उसने अपनी रिसर्च में, सारी की सारी रिसर्च के अंदर यूज किया। वाई पी प्लांट, मटर का पौधा ही क्यों? सवाल आता है वाई पी प्लांट यूज इन रिसर्च, मटर का पौधा ही क्यों? तो बच्चों रिसर्च के अंदर वो वाली चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वो वाला पौधा इस्तेमाल किया जाता है जो आपको फौरी रिजल्ट दे। आपने 2 प्लांट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनका फर्टिलाइजेशन करा दिया है, उनका मिलाप करा दिया है। अब आपको रिजल्ट पता करना है कि नया रिजल्ट कैसा आएगा। तो उसके लिए आपको अगर वेट करना पड़ जाए 3 साल, 2 प्लांट्स को जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने उनको मिलाया है, उनको मिलाने से जो रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं कि नई नस्ल कैसी होगी, अगर तो वो रिज़ल्ट जो है, अगर वो जो नया रिज़ल्ट है उसको 3 साल लग जाए शो होते होते, तो ये कोई अच्छा प्लांट तो ना हुआ,
इस तरह तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में को 5 या 6 एक्सपेरिमेंट ही कर पाएंगे, वो तो 15-20 साल तो आपका वो पौधा इस्तेमाल कर लेगा। यानी कि पौधा रिसर्च के अंदर जो इस्तेमाल करना है बच्चों, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसका लाइफ साइकिल छोटा हो। लाइफ साइकिल छोटे से मुराद ये है कि वो खजूर के पौधे की तरह ना हो कि जिसको ग्रो करते करते पहले 30 साल लगे और फिर उसके ऊपर फल लगते लगते फिर 15 साल लग जाए। इतनी देर में तो आपकी सारी एज ही गुजर जाएगी आपको रिजल्ट देखते देखते। तो मटर का पौधा एक ऐसा पौधा था जिसका लाइफ स्पेन छोटा था, जिंदगी का दौरानिया छोटा था। तो रिसर्च में पौधा भी वही इस्तेमाल होता है। उसके कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहला करैक्टर, स्मॉल लाइफ स्पेन, जिंदगी का दौरानिया छोटा है। और मटर का पौधा ऐसा पौधा है कि साल में 3 मरतबा उगाया जा सकता है। उसने इसलिए भी मटर का पौधा इस्तेमाल किया बिकॉज इट इज 3 क्रॉप्स, 3 फसलें देगा इन अ ईयर, एक साल में। इसलिए मटर का पौधा उसने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया, कोई दूसरा पौधा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मटर का पौधा फास्ट रिजल्ट देता था, तेज़ी से रिजल्ट देता है, साल में 3 मरतबा उगता है। फिर जो रिसर्च में पौधा इस्तेमाल होना चाहिए, इट शुड हैव वेरिएबल करैक्टर, उसमें वाज़िया डिफरेंस हो। रिसर्च में जो पौधा इस्तेमाल करना चाहिए उसके अंदर एक तो मैनी करैक्टरिस्टिक्स, बहुत से खसूसियात हों जिसको हम स्टडी कर सकें। तो जो पी प्लांट था, इट हैव मैनी करैक्टर, इसके अंदर बहुत से करैक्टर्स थे, बहुत से खसूसियात थे, नीड टू बी स्टडी, जिनकी स्टडी की जा सकती थी। मटर का जो पौधा होता है इसमें बहुत से करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करैक्टर लिखने लगा हूँ। मटर के पौधे का सीड कलर स्टडी करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। सीड की शेप, ये एक और करैक्टर है। मटर का जो पौधा है उसके अंदर ऐसे मल्टीपल करैक्टर हैं, ऐसे बहुत से खसूसियात हैं जिनकी स्टडी की जा सकती है। जैसा कि कौन कौन से मल्टीपल करैक्टर हैं उसके अंदर, सीड का कलर, मटर का जो बीजों की रंगत है वो स्टडी करने लायक है। सीड शेप स्टडी करने लायक है। इसके अलावा जो फली, जिस फली के अंदर मटर मौजूद होता है, जिस थैले के अंदर, वो जो छोटा सा होता है ना बैग, मटर का बैग जिसके अंदर मटर लगे होते हैं, उसे कहते हैं पोड, पोड कलर। तो पोड जो है वो भी मटर का रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा करैक्टर है पोड कलर। 4 वाला करैक्टर है पोड शेप, जो पोड की शेप है वो स्टडी करने लायक है। इसके अलावा फ्लावर कलर, फूल का रंग, मटर के जो फूल होते हैं उनकी कलर की स्टडी की जा सकती है। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, फूल किस मुकाम पे लगा हुआ है, फूल की पोजीशन जो है वो स्टडी करने लायक है। और प्लांट हाइट, मटर के पौधे की जो कद है, उसकी जो बुलंदी है, ये भी रिसर्च में इस्तेमाल की जा सकती है। तो बच्चों पौधा वो होना चाहिए, पहली बात, जिसकी ज़िंदगी छोटी सी हो। आप बीज लगाएं, चंद महीनों में आपको वो रिजल्ट दे दे, एक क्वालिटी। मटर का पौधा छोटी ज़िंदगी रखता था इसलिए इस्तेमाल हुआ। दूसरा करैक्टर, पौधा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स हों, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खसूसियात हों ताकि उनको स्टडी की जा सके। तो जो मटर का पौधा है उसमें ये 7 करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। पौधा ऐसा होना चाहिए जिसके करैक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रास्टिंग हों, मतजाद खसूसियात हों। ऐसा ना हो पिंक और रेड, ये बच्चों 2 कलर्स हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। पिंक और रेड जो है ना, इनमें कोई वाज़िया फ़र्क नहीं है। अगर आप कहें कि पौधा ऐसा हो जिसके फूलों का रंग पिंक है, दूसरे के फूलों का रंग रेड है, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो बच्चों पिंक और रेड आर नॉट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, इनमें वाज़िया डिफरेंस नहीं है। मटर का पौधा ऐसा पौधा भी था जिसमें एक तो बहुत से खसूसियात थे और तीसरी बात वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे।
वो खसूसियात कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग से क्या मतलब है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है मतजाद थे, एक दूसरे के ऑपोजिट थे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मटर का जो पौधा था, मटर का जो पौधा है, उसका जो सीड है, उसका जो कलर है वो येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो बताइए ज़रा, येलो और ग्रीन दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हैं कि नहीं? पीला और सब्ज दो अलग अलग वर्ड्स हैं ना। तो ये बच्चों मटर का पौधा ऐसा था जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स भी थे, मुतजाद खसूसियात भी थे। मटर का पौधा 7 करेक्टर रखता है और 7 के 7 ही कॉन्ट्रास्टिंग है। मटर का पौधा 2 किस्म का है। एक पौधा ऐसा भी होता है जिसके बीजों का रंग येलो, दूसरे का रंग ग्रीन। अक्सर आपने देखा होगा मटर के बहुत से जब आप फलियां खोलते हैं उनमें से बीज निकलते हैं, उनमें से कुछ बीज येलो से होते हैं, कुछ ग्रीन ग्रीन होते हैं। तो मटर का जो पौधा है उसके बीजों का रंग येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सीड की जो शेप है, इट मे बी राउंड। बहुत से मटर ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं, ऐसे 100% परफेक्ट गोल। और बहुत से मटर ऐसे भी होते हैं जिनके सीड रिंकल होते हैं, झुर्रियाँ सी बनी होती हैं, जरीदार होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े से यूं करके। मटर जो होते हैं उनका कलर बच्चों येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और मटर की जो शक्ल है वो गोल भी हो सकती है, वो रिंकल भी हो सकती है। तो ये दोनों में देखो एक वाज़िया डिफरेंस है, राउंड या रिंकल। इसी तरह जो मटर हैं, कुछ मटर ऐसे होते हैं जिनके जो पोड से मुराद फली, पोड क्या होता है? ये फली है। फली का रंग, फली मतलब जिसके अंदर, जिस थैले के अंदर बह गया, वो जो पोड कलर है वो ग्रीन भी हो सकता है और वो जो पोड का कलर है वो भी येलो हो सकता है। यानी कि फली के भी अंदर देखो 2 खसूसियात हैं। पोड शेप, कुछ फलियां ऐसी होती हैं जो बड़ी स्मूथ होती हैं, इनफ्लेटेड होती हैं। इनफ्लेटेड से मुराद वो फली बच्चों बड़े स्मूथ सी होती है, ऐसे करके, ऐसे। वो फलियां जो हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनको देख के ही पता लग जाता है कि इसमें से मीठा मटर निकलेगा। अक्सर ऐसा होता है ना, मटर खाते खाते हम देखते हैं। और कुछ मोटे मटर होते हैं, उनके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं और उनकी जो फली होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड से मुराद इस तरह से होती है बच्चों, यूं करके ऐसे। वो दिखने में मटर जो है ना बड़ा शैतान सा लग रहा होता है, इसके अंदर मोटे मोटे बीज निकलते हैं, कड़वे से पक्के बीज, भारी भारी। इनफ्लेटेड मतलब फली स्मूथ भी हो सकती है, मुलायम सी, और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, मोटी ताज़ी भी हो सकती है। फूलों का रंग ये भी कंट्रास्ट होता है। मटर का पौधा सर से लेके पांव तक कंट्रास्ट से ही भरा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ मटर का पौधा ही क्यों, बिकॉज उसके अंदर कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं। उसका जो फ्लावर है उसका कलर पर्पल भी हो सकता है। बहुत से मटर के पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर के कलर पर्पल हैं और कुछ जो हैं उनके फ्लावर के कलर वाइट हैं। और वो जो फ्लावर है अक्सर ऐसा होता है ब्रांच के एंड पे लगा होता है, एक्सियल पे लगा होता है। और बहुत से जो मटर के प्लांट हैं उनका जो फ्लावर है एपेक्स पे लगा होता है, टिप पे लगा होता है। यानी कि फ्लावर की जो पोजीशन है टर्मिनल पे भी हो सकती है, एक्सियल पे भी हो सकती है। हो सकता है फूल जो है शाख के एंड पे लगा हो, डंडी के आखिर में लगा हो सकता है फूल जो है डंडी के दरमियान में लगा हो। अगर तो डंडी के दरमियान में है तो वो एक्सियल है, अगर एंड पे है तो वो एपेक्स पे है, टिप पे है, टर्मिनल पे है। तो फूलों में ये भी क्वालिटी है कि ये भी कंट्रास्टिंग पेयर पाया जाता है। प्लांट की जो हाइट है, मटर के कुछ पौधे ऐसे हैं जो टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। तो बच्चों मटर के अंदर 7 क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी स्टडी की जा सकती है और वो 7 की 7 कंट्रास्टिंग हैं। उन 7 में मतजाद खसूसियात पाई जाती हैं। और सबसे अहम बात,
सबसे अहम बात, पौधा ऐसा हो जो अपनी फर्टिलाइजेशन खुद ही कर ले, अपनी पोलिनेशन खुद करा ले। पोलिनेशन क्या होती है, अभी हमने पीछे वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे गिर जाना। प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन खुद करवाने की एबिलिटी भी होती है। पौधा ऐसा हो जो अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा ले। पौधा ऐसा हो बच्चों जो क्या कर ले, अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा ले। अपने पोलन ग्रेन्स जो हैं वो खुद ही अपने स्टिग्मा में गिरा ले, अपनी पोलिनेशन खुद ही करा ले। लेकिन अगर आप क्रॉस पोलिनेशन करना चाहें तो वो क्रॉस पोलिनेशन करने में भी आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। मटर का जो पौधा था वो ये चारों खुसूसियात पे पूरा उतरता था। सवाल आएगा, वाई पी प्लांट वाज चूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चूज किया अपनी रिसर्च में? तो आप लिखेंगे कि मेंडल जो है उसने मटर का पौधा इसलिए चूज किया कि मटर का पौधा जो है उसकी ज़िंदगी का दौरानिया बहुत छोटा है, साल में 3 मरतबा उगाया जा सकता है। मटर का पौधा, उसमें बहुत से ऐसे खसूसियात हैं जिनकी स्टडी की जा सकती है, जैसा कि सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। मटर का पौधा ऐसा भी था, इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन, सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल, इस तरह पॉड कलर ग्रीन और येलो, पॉड शेप फ्लैटेंड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, फ्लावर की पोजीशन भी एक्सियल और एपिक्स पे, और प्लांट की जो हाइट है वो स्मॉल और शॉर्ट दोनों, शॉर्ट और टॉल दोनों हो सकती है। मटर का पौधा इसलिए भी ज़्यादा सूटेबल था क्योंकि वो अपनी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता है। लेकिन अगर आप उसकी क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, इसलिए उसने मटर का पौधा चूज किया। बच्चों सबसे अहम बात, मटर का पौधा मेंडल के लिए लकी था, बल्कि मैं कहता हूं मेंडल लकी था कि उसको मटर का पौधा मिल गया। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर तो मेंडल ना मटर के अलावा कोई दूसरा पौधा यूज़ करता ना तो वो कभी भी अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बयान नहीं कर सकता। लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, जनरल नॉलेज की बातें आपको बता रहा हूँ। मटर का पौधा बच्चों वो पौधा है जिसमें क्रोमोसोम जो हैं 14 होते हैं। मटर के पौधे में क्रोमोसोम्स कितने हैं? 14 क्रोमोसोम हैं। और मटर का जो पौधा है उसमें पेयर्स कितने बनेंगे फिर? होमोलोगस पेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, याद है? अगर तो 14 क्रोमोसोम है तो पेयर्स कितने बन जाएंगे? 7। मटर के पौधे ने 7 करेक्टरिस्टिक्स में कॉन्ट्रास्ट था उनका। मेंडल जो था उसने जो मटर का पौधा चूज किया उसमें 7 करेक्टरिस्टिक्स थे, और मटर के पौधे में होमोलोगस क्रोमोसोम भी 7 ही थे। मेंडल ने ये फर्ज कर लिया कि हर क्रोमोसोम, हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक एक क्वालिटी को कंट्रोल करता है। उसने कहा कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सीड कलर को कंट्रोल करता है, जो क्रोमोसोम नंबर 2 है वो सीड शेप को, इसी तरह हर क्रोमोसोम एक एक क्वालिटी को कंट्रोल करता है। ये तो बाद में पता लगा कि क्रोमोसोम इनको कंट्रोल नहीं करते, इनको तो जीन्स कंट्रोल करते हैं। मेंडल्स को जीन्स का नहीं पता था, मेंडल जीन्स के बारे में नहीं जानता था। जीन्स तो 1920 में दरियाफ्त हुए। मेंडल ने बस इतना कहा कि देयर इज समथिंग, कुछ है ऐसा, देयर इज अ स्पेशल सब्सटेंस, कोई ऐसी खास चीज़ है जो मेंडल के मुताबिक मटर के पौधे में इन क्वालिटीज़ को कंट्रोल करती है। और बाद की रिसर्च में मेंडल के दौर में उस चीज़ को नाम दे दिया गया स्पेशल फैक्टर का। मेंडल उन चीज़ों को स्पेशल फैक्टर्स कहता था। बाद में उन स्पेशल फैक्टर्स को कहा गया कि ये स्पेशल फैक्टर्स नहीं हैं, ये तो जीन्स हैं।
अगर सवाल आए ना व्हाट आर स्पेशल फैक्टर, तो आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो खसूसियात को पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट में लेके जाती हैं, उन सब्सटेंस को उसने स्पेशल फैक्टर्स का नाम दिया। ठीक है, और स्पेशल फैक्टर्स को बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया। लो बच्चों, ये हमारे 3 सवाल बन जाते हैं। पहला सवाल जो बनता है वो मेंडल के बारे में चंद खसूसियात हैं, एमसीक्यूज़ हैं कि मेंडल जो है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। वो प्राइस था, उसने 28,000 पौधों को अपनी रिसर्च में यूज़ किया। ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, लेकिन उसके मरने के 16 साल के बाद। मेंडल ने ये कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मटर के अंदर क्वालिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उन्हें स्पेशल फैक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया। मेंडल ने जो 2 लॉज पेश किए उनके आपने बच्चों नाम याद रखने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस भी करेंगे। मेंडल ने जो है मटर का पौधा क्यों रिसर्च में चूज़ किया, ये बच्चों हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है बच्चों वो हमारा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। उससे पहले आप अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को अपने जहन में बैठा लें, और आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो है, हर जो क्वालिटी है, इसको एक एक जीन कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो जेनेटिक बेसिस हैं, जो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।